नरेंद्र मोदी और एल.के. एडवाणी गुजरात के इलेक्शन जीतने के बाद प्रोग्राम के हिसाब से जब वो जगन्नाथ यात्रा पर जाएंगे तो यहीं पर उनको उड़ा दिया जाएगा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज भी उसकी कब्र को कोई धोता है, आज भी उसकी कब्र पर कोई फूल चढ़ा कर जाता है। वो कौन है, किसी को पता नहीं। आज 20 साल के लगभग हो गए हैं, लेकिन मुंब्रा के इलाके के लोग आज भी उसे याद करते हैं। लोगों को विश्वास है कि वो एलटीटी की सदस्य नहीं हो सकती थी। वो एक मेधावी छात्रा थी। एलटीटी और नरेंद्र मोदी को मारने जैसे जघन्य अपराध के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्हें मारने की बात तो दूर की थी। आइए इस रहस्य भरी दास्तान की गहराई में चलते हैं। अचानक अमित शाह को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लेती है। पूरे गुजरात में सनसनी फैल जाती है। कहा जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड्स में बिना एंट्री करवाए पुलिस इशरत जहान और उसके साथी जावेद को एनकाउंटर में मार देती है। पुलिस का कहना है कि इशरत जहान और जावेद फेक नाम से होटल में रुके हुए थे और एक नारियल के अंदर एक्सप्लोजिव भरकर चीफ मिनिस्टर मोदी को मारने का प्रोग्राम बना रहे थे। ये एलटीटी के भी संपर्क में थे। डेविड हैडली ने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया था कि इशरत जहान और जावेद उसके कांटेक्ट में हैं और दोनों एलटीटी के संपर्क में भी हैं। ये इशरत जहान थी कौन? आइए इशरत जहान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शमीमा इशरत की मां थी, जो काफ़ी पहले बिहार के पटना शहर से अपने पति मोहम्मद शमीम रज़ा के साथ मुंबई चली आई थी। मोहम्मद शमीम रज़ा की 2002 में मौत हो गई थी। अचानक 8 लोगों के परिवार को पालने की जिम्मेदारी शमीमा पर आ गई थी। शमीमा और उनकी सबसे बड़ी बेटी एक दवा बनाने की फैक्ट्री में काम करने लगीं। 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उनके हाथ में महीने में सिर्फ 3,000 रुपये ही आते थे। गुजर बसर किसी तरह ही हो पाता था। इशरत जहान उस समय हाई स्कूल में पढ़ रही थी। साथ ही साथ अपने खर्च को निकालने के लिए वो आस पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाती थी। 2004 में जब उसको एनकाउंटर में पुलिस ने मारा था, उस समय वो गुरु नानक खालसा कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। आज से लगभग 20 साल पहले की घटना है। अमजद अली राना, शीशन जौहरी, जावेद गुलाम शेख और इशरत एक इंडिका कार से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी पुलिस ने हाईवे पर उस नीले रंग की कार का पीछा किया और आगे इंटरसेप्ट करते हुए उस गाड़ी को रोका। दूसरे दिन सुबह 5 बजे एक सुनसान और वीरान जगह पर हाईवे के पास ही उन चारों को पुलिस ने मार दिया। पुलिस ने दावा किया कि चारों का संबंध एक आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के साथ था और उन चारों का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और एल.के. एडवाणी को जगन्नाथ यात्रा के दौरान मार देने का था। पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें कश्मीर से 2 पाकिस्तानी फिदाइनों के अहमदाबाद पहुंचने की सूचना मिली थी। ये दोनों जौहर और राना थे, जो पुलिस द्वारा पाकिस्तानी नागरिक बताए गए। शेख उनका लोकल नेटवर्क संभालने वाला बताया गया, लेकिन इशरत जहान के बारे में पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि वो एक चरमपंथी महिला थी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि इशरत जहान का चरमपंथी लश्कर-ए-तैयबा के साथ कोई संबंध नहीं था। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी गुजरात पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया। एसपी तमांग, अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ने पूरी घटना को फर्जी मुठभेड़ बताया और इस एनकाउंटर की घटना में 22 पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को दोषी पाया। केस हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने 3 आईपीएस ऑफिसर्स की एसआईटी का गठन कर जांच का आदेश दिया। एसआईटी ने हाई कोर्ट को इस एनकाउंटर को फर्जी बताया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इशरत का चरमपंथी होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच करवाने के लिए केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताया और 8 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन गुजरात सरकार ने सीबीआई को इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी और वो सभी अधिकारी इस केस से बरी हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। ये केस तो यही दर्शाता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। मृतका इशरत जहान का अपहरण किया गया, 2 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। सीबीआई ने जिन गवाहों, फॉरेंसिक और साइंटिफिक सबूतों को इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, वे सभी इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन सीबीआई के सभी सबूतों को दरकिनार करते हुए गुजरात सरकार ने सीबीआई अदालत को इन पुलिसकर्मी दोषियों पर मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने दावा किया था कि इन चारों ने 70 गोलियां चलाई थीं, लेकिन घटनास्थल पर कोई गोली नहीं मिली। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कार के बाईं साइड पर फायर किया था और कार का एक टायर भी फट गया था, जिसके बाद कार राइट साइड को डिवाइडर से टकरा गई थी। लेकिन ऐसा होता तो कार बाईं ओर मुड़ती, न कि राइट साइड में कार जाती। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ितों पर विस्फोटक, बारूद इत्यादि के कोई चिन्ह नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर जौहर और राना पाकिस्तानी फिदाइन थे और शेख उनका गुर्गा। इशरत जहान चरमपंथी महिला है, इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगर इशरत एक अच्छी और एक पाक साफ महिला थी तो इन आतंकवादियों के साथ अहमदाबाद में क्या कर रही थी? एक बड़ा प्रश्न है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।